भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? बताइए बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 52 से लेकर 73 तक, 52 से लेकर 73 तक दोस्तों जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए मित्रों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो बताइए दोस्तों कौन शामिल है इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो दोस्तों कौन कौन होते हैं? तो देखिए, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी शामिल नहीं होते, और जो मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, तो और केंद्र शासित प्रदेश में भी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही लोग हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, निर्वाचित लोग। ठीक है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? बताइए, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो वो थे दोस्तों कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीट लेवल 2 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है वो कौन सा है, वो अपने को बताना है। यहाँ पे देखिए, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी विधायकों का जो मत मूल्य है वो जनसंख्या के अनुसार होता है दोस्तों, और समान नहीं होता है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तीसरा है, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1 3 4, 1 3 4, यानी कि अपना 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 1 3 4 तो क्या है इसमें सही है। ठीक है, रीट लेवल 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, लेवल 2 के अंदर। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, आरटेट 2011 लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारत का राष्ट्रपति यानी कि चुना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, संसद के दोनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? बताइए, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? आरटेट 2011 लेवल 2 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? बताइए 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 दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? बताइए बताइए। तो दोस्तों यहां पे पूछा गया है कि अनुच्छेद 371, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद जो 371 है ये किससे संबंधित है? बताइए। तो ये संबंधित है महाराष्ट्र एवं गुजरात से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड
फर्स्ट पेपर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो, जब उसके द्वारा हो, तो बताइए उसके द्वारा क्या हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध संविधान का उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा ये किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो वो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था ये संविधान संशोधन? तो 1978 में हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिए मित्रों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें, बताइए कौन सा? आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध। बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आंतरिक अशांति। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें देखिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? देखिए कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, ठीक है, और न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, ये क्या है? ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं दोनों की दोनों, बाकी दोनों नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों इसमें सही है, केवल और केवल 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? बताइए कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसमें बताइए, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड में। ठीक है, 2014 के अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी है ये भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी है वो माना जाता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति हैं तो दोस्तों बताइए कौन है? तो वो है दोस्तों एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? 2nd ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा दोस्तों ये
दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 से दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो चलाया जा सकता है। तो अपना इसमें राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है 2011 में। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, जेल प्रहरी 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था और एक बार पूछा गया था सेकंड ग्रेड में दोस्तों 2011 में। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की दोस्तों कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति दोस्तों देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन योग्य यानी कि निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा? तो दोस्तों इसमें देखिए राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ये कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बताइए कौन सा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा? इसमें ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, काफी बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनुच्छेद 55। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। बताइए त्रुटिपूर्ण कथन को अपने को क्या करना है? इंगित करना है कि कौन सा इसमें कथन है वो सही है, वो अपने को बताना है। सॉरी, गलत कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 352 के दिन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ की मंत्री परिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। ठीक है, तो दोस्तों इस कथन का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अपना इसमें है वो गलत दे रखा है। ठीक है, बाकी जो तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि सही उत्तर तो इसका पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के दिन की गई आपात उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन पर किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 नहीं, अनुच्छेद 356। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 356 है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के दिन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है, तो दोस्तों ये भी इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी और जिसमें तीनों सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं।
सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये दोस्तों अपना गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति के एक चुनाव की पद्धति कहलाती है। भारत का राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाती है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? पटवार 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति लेता है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन कर लेना, वो है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से दोस्तों ये ऑप्शन था। ठीक है, और ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अप्रत्यक्ष मतदान से दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसकी स्वीकृति के बाद एक विधेयक कानून बन जाता है? निम्न में से किसकी स्वीकृति के बाद एक विधेयक कानून बन जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए? निम्न में से किसकी स्वीकृति के बाद एक विधेयक कानून बन जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति साइन कर देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर साइन कर देता है तो दोस्तों वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? तो दोस्तों मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट जेलर 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे देखिए, इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रपति पद की सेवा नहीं की? बताइए, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रपति पद की सेवा नहीं की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो दोस्तों मनमोहन सिंह है वो प्रधानमंत्री बने थे, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रतिभा पाटिल, के आर नारायण और प्रणब मुखर्जी ये तीनों राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का राष्ट्रपति करता है अंतरराज्य परिषद का गठन है। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपना इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों किसको संबोधित करता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बताइए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, तो बताइए कौन निर्वाचन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है।
भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है, तो दोस्तों वह कौन सा है बताइए। तो दोस्तों वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो जो राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है वो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में 2010 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है, तो वो है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। यह राष्ट्रपति की क्या है, चुनाव पद्धति है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति की पद की अवधि यानी कि भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। वह यानी कि यह व्याख्या है। तो दोस्तों ये व्याख्या है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जो पुनर्निर्वाचन की जो व्याख्या है वो दोस्तों अनुच्छेद 56-57 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 78। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 78। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, कौन राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है। कौन राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों राज्यपाल है वो निलंबित कर सकता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है तो राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, संसद से पारित कौन से बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। संसद से पारित कौन से बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें गैर धन विधेयक पर। ठीक है, गैर धन विधेयक पर दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, PRO 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति यानी इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है, बताइए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5 वर्ष, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। RPF SI में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। RPF SI में ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। RPF SI 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है, अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अंतिम औपचारिक क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा।
भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका रहा? तो वो रहा था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है बताइए? तो दोस्तों उसे कहा जाते हैं सीमित निषेधाधिकार वीटो, सीमित निषेधाधिकार वीटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें ये देखिए, यदि कोई धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने 2 लगातार कार्यालयों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? किसने 2 लगातार कार्यालयों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ-एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए जाने यानी कि दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं कौन सा वीटो? उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। जैसे अपना एक डाक विधेयक है, ठीक है, वो बहुत पुराना है और अभी भी लंबित पड़ा है, वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था उस समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आरपीएफ-एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ-एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं तो वो कौन से सदस्य हैं? तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आरपीएफ-एसआई 5 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों 2 सदस्यों को मनोनीत है वो लोकसभा में कर सकता है राष्ट्रपति, और 12 सदस्यों को मनोनीत है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। यानी कि टोटल संसद में 14 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 100 प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, और जो ये प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं, ये इसमें शामिल किए गए हैं। और इनका जो लेवल है वो दोस्तों वास्तव में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार लेवल है। ठीक है, इन प्रश्नों को दोस्तों आपको 100 के 100 प्रश्नों को देखना है, बीच में छोड़ दोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको देखना बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा शासित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए इसमें 53 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए किसके अनुमोदन पर? तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आरपीएफ-एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम कौन बनाता है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन नियम बनाता है? तो वो राष्ट्रपति बनाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है ये। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? बताइए। भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उत्तर प्रदेश से आते हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है? बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो बताइए किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यूके समीक्षा परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन, इन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें 2 सदस्य है वो नामित किए जा सकते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो कौन शुरू कर सकता है? तो दोस्तों वो है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य हैं वो दोस्तों किसी भी सदन के होने चाहिए। ठीक है, वो महाभियोग शुरू कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? बताइए किसकी नियुक्ति है वो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं वित्त आयोग की नियुक्ति, थल सेना, ठीक है, इसकी भी, यानी कि इन तीनों की नियुक्ति है वो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बताइए, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? IAS 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने ही पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डाक विधेयक था ना, उसके ऊपर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्होंने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बताइए।
तो दोस्तों यानी कि महाभियोग में तो भाग नहीं लेता है लेकिन निर्वाचन में वो भाग लेता है। तो बताइए, तो वो है दोस्तों राज्य की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं। ये दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों ये उसमें भाग नहीं लेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए कौन सा, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संसदीय स्वीकृति से पूर्व, संसदीय स्वीकृति से पूर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है जो राष्ट्रपति की अधीनता में होती है तथा वह इसे संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही खर्च है वो कर सकता है। ठीक है, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? बताइए, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों वो है नव राज्य गठन। ठीक है, नव राज्य गठन करने से पूर्व दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति है वो आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों वो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सा है, किससे तुलना करना सर्वाधिक उचित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए मित्रों। ये तो सभी को पता होना चाहिए और काफ़ी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना है वो सर्वाधिक उचित है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति, बताइए भारत का राष्ट्रपति ये दोस्तों राज्य का प्रधान है। क्या है? राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो दोस्तों बताइए क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों सर्वोच्च कमांडर है तीनों सेनाओं का वो राष्ट्रपति होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो दोस्तों बताइए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है भारत के राष्ट्रपति के लिए? देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों।
वह संसद के किसी भी सदस्य का जो सदस्य है वो नहीं हो। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो दोस्तों वो है 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अधिकतम है वो कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों अधिकतम आयु है वो कितनी भी हो सकती है, तो इसमें कोई आयु सीमा नहीं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जनता वोट थोड़ी देती है उसको। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 88 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्चतम न्यायालय। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम दोस्तों 50-50 संख्या है वो होनी चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदकों की। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? बताइए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, इसमें भारत का नागरिक हो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, बिल्कुल सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें। तो इसका राइट आंसर हो यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट यानी कि अयोग्यता मानी कब जाएगी? जब राष्ट्रपति कोई लाभ का पद है वो ग्रहण किए हुए हो। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, इसमें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो दोस्तों वो किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो दोस्तों ये संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपति के। तो अपना डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास में भेजे जाते हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? बताइए, तो वो है अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 96 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है 2 सप्ताह का। ठीक है, 2 सप्ताह का। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रपति के या इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है बताइए? तो ये होता है दोस्तों कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए होता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 98 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों कौन सा?
तो वो है अनुच्छेद 56। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो दोस्तों निर्वाचक मंडल है वो कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए संसद के दोनों सदस्य तो भाग लेते ही हैं, इसी के साथ दोस्तों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो वो अपने को इसमें बताना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए इसमें जो सही नहीं है वो बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो दोस्तों उसको हल ही सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। यहाँ पे ये नहीं है, वो गलत दे रखा है यहाँ पर। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके पिछली जो सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या आर्यस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।